नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी हब पर। आज है 11 जुलाई। ठीक है, आपको पता ही होगा 11 जुलाई। और 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। आधुनिक समय में विश्व जन आज क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, चलिए बाकी करंट अफेयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे मात्र 5 ही करंट अफेयर्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। ये केवल 5 ही करंट अफेयर्स नहीं है, यहाँ पर जो है हर प्रश्न को बहुत ही विस्तार से हर इसके पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके साथ साथ इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद अगर आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आचार्य स्टडी हब को ज्वाइन करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही एटोलिको लैगून कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि एटोलिको लैगून जो है ग्रीस में स्थित है। और ग्रीस की कैपिटल, ग्रीस एक कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या होगी? एथेंस इसकी कैपिटल है। अब बात यह आती है कि आखिर ये एटोलिको लैगून ही चर्चा में क्यों रही? तो रीजन ये था कि कुछ समय पहले ये देखा गया था कि कुछ गोताखोरों के द्वारा जब उस झील में गए, लगभग उस झील की गहराई जो 23 मीटर है, तो झील में जाने के बाद पता हुआ कि समुद्री घोड़े आजकल समाप्त हो गए, समुद्री घोड़े बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ समुद्री घोड़े मिले, तो बहुत चर्चा में विषय आ गया कि जो समुद्री घोड़े जनरली हम लोग ये जान रहे थे समुद्री घोड़े के अवशेष सब नहीं मिल रहे हैं, समाप्त हो चुके हैं, तो उस झील के अंदर घोड़े मिले थे, इसीलिए बात बहुत चर्चा में रही थी। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर सम्मेलन आयोजित किया? यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, जैव विविधता, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब एक वर्ड यहाँ पर है डाइवर्सिटी, मतलब विविधता, मतलब क्या होगा कि डिफरेंट होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसमें क्या होगा, बहुत सारा डिफरेंट होगा। अब वर्ड क्या लिखा हुआ? जैव। जैव का सेंस क्या होता है? जीवन से। और जीवन किसके अंदर होता है? पौधों के अंदर होता है, ठीक है, जानवरों के अंदर होता है, मनुष्य के अंदर होता है। तो कहने का मतलब कि हमारी उस पूरे पृथ्वी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रोपोस्फियर होता है, जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है, स्थल मंडल होता है। तो इन सभी पर तमाम तरह की वनस्पतियां, तमाम तरह के छोटे छोटे प्लांट, इंसेक्ट, ये सब पाए जाते हैं और सब में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी डिफरेंट होती है। तो उसी से उसी को क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या हुआ है, एक संघ है, एक एसोसिएशन है, उसने क्या किया? आयोजन किया, क्योंकि आजकल बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है और तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की प्लानिंग से और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संघ भी बनाए गए हैं जो क्या करते हैं? जैव विविधता को संरक्षित करने का काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैव विविधता में, ये जो मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जो समुद्री घोड़े वाली बात बताई थी मैंने, उसको भी संरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल उसी का होगा जैव विविधता का। तो इसके लिए जो आयोजन किया गया वो किसने किया? आसियान ने। आसियान के द्वारा जैव विविधता पर एक आयोजन किया गया था। अब आसियान क्या है? तो आसियान जो है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब कि जो आसियान एक संघ है, और कैसा संघ है? तो ये देशों का संघ है। और दक्षिण पूर्वी एशिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उस एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण पूर्व में लगभग 10 देशों के जो समूह हैं, उस समूह आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? आसियान का निर्माण करते हैं। आसियान जो संघ बना था 10 देशों का, वो कब बना था? तो आसियान संघ का निर्माण हुआ था 8 अगस्त 1967 को। और इसीलिए जिस दिन इसका निर्माण हुआ,
8 अगस्त को ही हम लोग क्या मनाते हैं, आसियान डे भी मनाते हैं। ये निर्माण हुआ कहां पर आसियान का, तो एक जगह है बैंकॉक। बैंकॉक के अंदर जो एक डिक्लेरेशन साइन हुआ और आसियान का निर्माण हुआ। इसीलिए आसियान सम्मेलन को, जो ये सम्मेलन जो हुआ यहाँ पर, जो डिक्लेरेशन साइन, उसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और आसियान डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। बैंकॉक है कहां पर, तो थाईलैंड के अंदर है, थाईलैंड। ठीक है। अब जो आसियान संघ है, इसके अंदर हमने बता दिया कि 10 कंट्रीज होती हैं। कितनी कंट्री है, 10 कंट्री। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, निर्माण कहां पर हुआ, बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर। लेकिन जो इसका हेड ऑफिस है आसियान का, वो कहां पर है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में। ठीक है। चलिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आसियान जो देश होते हैं, ठीक है, तो आसियान देशों के नाम बताइए। या ये भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे, 4 कंट्रीज का नाम दे दे और आपसे ये पूछे कि इनमें से कौन सा है जो आसियान का मेंबर है। यह भी पूछ सकता है कौन सा नहीं है। तो आइए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और शॉर्ट ट्रिक से आप आसियान के 10 कंट्री के नाम याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिर मैं से रफ कर दूंगा। ठीक है, ट्रिक लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ, आप थोड़ा याद देखिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रिक। ठीक है, थला इबा सिंह विथ फिल्मिया कमलेश। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए, फ्लाईबैक किसको बोला जाता है, तो जल्दी देखिए। जो रजनीकांत का आप नाम सुने होंगे, साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स हैं, तो उनको थलाइबा भी बोला जाता है। वो साउथ की लैंग्वेज में थलाइबा बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, सिंग कर रहे थे, गाना गा रहे थे। किसके साथ, विथ का मतलब साथ होता है, किसी के साथ गा रहे हो, किसके साथ, एक फिल्मिया। फिल्मिया शब्द का मतलब होता है कोई आदमी बहुत ज्यादा फिल्मी होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फिल्मिया। और कौन बहुत ज्यादा फिल्म लिया, कमलेश। तो कहने का मतलब कि रजनीकांत जो है वो क्या कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, किसके साथ, एक फिल्मी या बहुत ज्यादा फिल्मी व्यक्ति है कमलेश, उसके साथ। तो इसमें 10 कंट्रीज के नाम आप याद कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिखते हुए रहिएगा। थ से थाईलैंड, ला से लाओस, ई से इंडोनेशिया, बा से ब्रूनेई, और पूरे सिंग से सिंगापुर, विथ से वियतनाम, फी से पूरा फिलीपींस, और मिया है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, म्या मतलब म्यांमार, क से कंबोडिया, और मलेश से मलेशिया। तो इस तरीके से 10 कंट्री को आप याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं। थ से थाईलैंड, ला से लाओस, ई से इंडोनेशिया, बा से ब्रुनेई, सिंग से सिंगापुर, विथ से वियतनाम, फिल्मिया, इसको पार्ट कर लीजिए, फिल्म तो फिलीपींस, और मिया म्यांमार, के से कंबोडिया, और मलेश मलेशिया। ये 10 कंट्री जो आसियान के अंदर आती हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया है। कौन सा महल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल कहाँ स्थापित किया गया है। तो सबसे ऊंचा जो रेत का महल है वो डेनमार्क में स्थापित किया गया है। कहां पर, डेनमार्क में। मैं यहां लिख देता हूं, डेनमार्क। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं।
इसलिए बहुत कुछ नहीं था बताने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जान लीजिए कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। ठीक है, ये क्या बन गया है, अब इसे बनाया गया है टाइगर रिजर्व, जहां पर टाइगर को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये है कहां पर, पहले ये जान लीजिए। तो ये है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर। ठीक है, टोटल राजस्थान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आप याद रखिएगा राजस्थान के अंदर, शॉर्ट में लिख देता हूं, टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4, 4 टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है। ये सबसे लास्ट वाला है, ये चौथा बना है, याद रखिएगा, ये चौथा है, रामगढ़ विषधारी करके टाइगर अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब ये 3 कौन कौन है, इसके भी नाम आप लिख लीजिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, और एक वहां पे हिल्स है मुकुंदरा हिल्स, उसके नाम पर ही बना है, वहीं पर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो 3 ये हो गए, और चौथा ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, इसे भी टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हो गए। ये टाइगर रिजर्व इसलिए बनाया गया कि इस टाइगर रिजर्व बनाने से क्या किया गया है कि जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है और जो मुकुंदरा हिल्स वाला टाइगर रिजर्व है, उसको आपस में जोड़ने के लिए बीच में बनाया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस समय इंडिया के अंदर कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये याद कर लीजिए, टोटल इंडिया के अंदर जो है 52 टाइगर रिजर्व। कितने हैं, 52 टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बताइए, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बताइए। तो जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, साउथ की तरफ जाइएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो सीमा है वहां पर स्थित है। मतलब वो टाइगर रिजर्व ऐसा है कि आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों को टच करता है, तेलंगाना के भी कुछ जिलों को टच करता है। उसका नाम क्या है, तो नागार्जुन सैलम करके एक टाइगर रिजर्व है। वो वहां का टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर है, नागार्जुन सैलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर है, बोर्ड करके एक टाइगर रिजर्व है, बोर्ड टाइगर रिजर्व। अभयारण्य उसी को टाइगर रिजर्व बनाया गया, बोर्ड नाम है उसका, महाराष्ट्र में है। तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो था उत्तराखंड का, आपको याद होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कि अगला प्रश्न है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिया मैंने, आप इसे लिखते बढ़िए। कोई स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस आजकल जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर बेसिस स्टैटिक जीके होता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को लिखते भी रहिएगा। और इस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है। तो दो लोगों को जल्दी क्या, जब ओलंपिक शुरू होने वाला होता है तो हर देश के जो भी खिलाड़ी होते हैं, जब शुरुआत में जब उद्घाटन हो रहा होता है तो हर देश के जितने देश के लोग वहां भाग लेते हैं कंट्री के, तो खिलाड़ी जो है ध्वज लेके चलते हैं। तो 2 लोगों को ले जाया जाएगा। एक है मनप्रीत सिंह और एक है मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ये जब उद्घाटन होगा तो उसमें काम ये लोग ध्वजवाहक होंगे। जब समापन होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समापन जब होगा ओलंपिक का, तो समापन समारोह में कौन है, बजरंग पुनिया। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात छूट गई कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टैब्लिश किया गया था।
की शुरुआत हुई थी 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद तुरंत जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से जो है इस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।